हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल पे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 जो जुलाई और अगस्त में होना है उसके रिगार्डिंग मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं और मैंने एक सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उससे जा करके देखें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जितना क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जीके जीएस में, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं उन सबको भी डिस्कस करूँगा। कुल मिला करके इस जितना भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा यहाँ पे, उससे कम 2 गुना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और आप ध्यान से हो सके तो कॉपी कलम भी ले करके आप बैठिएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो बिहार उत्पाद कांस्टेबल परीक्षा, ये 31/7/2016 को हुआ था ना, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप इससे आप देख सकेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा और आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे भी। और अगर आप मेरा सेट भी दे करके चले जाते हैं तो आपको अलग से करंट अफेयर बस पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए और बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, आप जुड़े रहिए। अगर आप कॉपी कलम भी निकालना चाहते हैं तो कुछ मैं जो कॉन्सेप्ट वाली बातें बोलूँगा उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर ले जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए। ठीक है, आप जान रहे हैं कि भारत में जो रेलवे को चलाया गया था वो अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार रेलवे को चलाया गया था इंडियन रेलवे को। और ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। ठीक है, मुंबई टू ठाणे के बीच में चलाया गया था। ठीक है, तो 2002 ईस्वी में ये अपना पूरा जो 150 वर्ष का स्थापना वर्ष है उसको इसने पूरा किया दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है 15 मई, ऑप्शन बी है 8 मार्च और ऑप्शन सी है 8 अगस्त और ऑप्शन डी है 5 जून। ठीक है, तो सही आंसर जो है ऑप्शन वो ऑप्शन ए होगा 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें 8 मार्च, तो ये बहुत ख़ास है। ठीक है, इस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर इसको हम देखना चाहें 20 मार्च को अगर हम देखें यहाँ पे, तो 20 मार्च को देखें तो ये वीवीआई होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस ये भी मनाया जाता है दोस्तों 20 मार्च को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वीवीआई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 जून को, ये आप हमें कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन आप पे छोड़ रहे हैं ताकि आप इस बहाने कम से कम पढ़ भी पाएँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय रेलवे बिजली इंजन बनाती है। मतलब ये ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कहाँ भारतीय रेलवे का बिजली इंजन बनता है। ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है पटियाला, सी है हरनौत और डी है चित्तरंजन। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो सही आंसर है। ये जो चित्तरंजन है ना, यहाँ पे भारतीय रेलवे का बिजली का इंजन बनता है। ठीक है, कौन सा इंजन बनता है, बिजली का इंजन बनाया जाता है। ठीक है, वाराणसी की बात करें हम तो वाराणसी जो है यहाँ डीजल इंजन बनाया जाता है। कौन सा इंजन बनाया जाता है, डीजल इंजन बनाया जाता है। ठीक है, और चित्तरंजन में इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी है भुवनेश्वर। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो जबलपुर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा,
जबलपुर हो जाएगा। अगर आपने जबलपुर आंसर टिक किया है तो ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा अगर हम देखें बात करें उसके अलावा हम बात करें तो देखिए कोलकाता, तो ये किस रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्व रेलवे का। कहाँ का हो जाएगा? पूर्व रेलवे का। उसके बाद हाजीपुर की बात करें हम, तो हाजीपुर की बात करें तो ये कहाँ का मुख्यालय है? तो ये पूर्व मध्य रेलवे का है। हाजीपुर कहाँ का है? पूर्व मध्य रेलवे का। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर जो हो जाएगा ये पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक है लेकिन मैं इससे रिलेटेड जितना भी ऑप्शन होगा मैं उसको भी डिस्कस करवाता चलूँगा और ये आपको बहुत ही कम चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कंटूर रेखाएं, बी है आइसोहाइट रेखाएं, ठीक है, सी है आइसोबार रेखाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आइसोहाइट रेखा की बात करें, हम किसकी बात करें? आइसोहाइट रेखा। तो नाम से ऐसा लग रहा है ये समान ऊंचाई वाला रेखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये समान वर्षा वाला रेखा है। ठीक है, समान वर्षा वाला रेखा मतलब जहाँ पे समान वर्षा होती है उस तरह का रेखा जो होता है मानचित्र पे, ठीक है, उसको हम आइसोहाइट बोलते हैं। वहीं अगर बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार ये समदाब रेखाएं होती हैं। कौन सी? समदाब रेखाएं, मतलब दाब जहाँ पे समान होती है। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये 5 तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, कि इस रेखा को क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इस तरह मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समान ऊंचाई वाली रेखा को क्या बोलते हैं समान दाब वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ठीक है, समान गहराई वाली रेखा को क्या बोलते हैं। और हिंदी में इसका ऑप्शन नहीं रहेगा, आप इस बात को जान लीजिए। ठीक है, वो इंग्लिश ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे हम बात करें कि समदाब रेखा, ठीक है, तो इसके लिए आइसोबार आया है। क्या आया है वर्ड? आइसोबार आया है। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करें कि समान गहराई वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो ये आइसोबात होता है। क्या होता है? आइसोबात होता है। मतलब समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को मानचित्र पर हम क्या बोलते हैं? आइसोबात बोलते हैं। आइसोहाइट्स आप समझ गए कि समान वर्षा वाली रेखा को बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से आइसोथर्म की बात करें, किसकी? आइसोथर्म की बात करें तो ये समान तापमान वाले रेखा हो जाएगा। ठीक है, मानचित्र पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो सही आंसर है ताप्ती नदी। ठीक है, उकाई परियोजना जो है वो किस नदी पे है? ताप्ती नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पनामा नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला जो नहर है वो स्वेज नहर है। ठीक है, वहीं पे अगर हम पनामा नहर की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपका VVI क्वेश्चन बनता है। पूछेगा कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। पनामा नहर किसको जोड़ता है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात कर ले कि स्वेज नहर कब बना था, ठीक है, तो ये 1869 में बनाया गया था। स्वेज नहर को कब बनाया था? 1869 में बनाया गया था। वहीं पे बात कर ले हम पनामा नहर को कब बनाया गया है, तो ये 1914 में। ठीक है, पनामा नहर की स्थापना कब हुई? 1914 में। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम VVI, आप इसे रट करके जाइएगा। या तो ये पूछ देगा कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, ठीक है, या तो पूछ देगा कि इन सब का स्थापना कब हुआ था। तो कहीं पे आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये किसी भी एग्जाम का एकदम VVI क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बुद्ध काल से और ख़ास करके बुद्ध से रिलेटेड और महावीर से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए में है बोध गया, बी में लुम्बिनी, सी में सारनाथ और डी में कुशीनारा। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था इनका। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। और बुद्ध की मृत्यु पूछी जाए तो मृत्यु जो हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कितना में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, और अगर मृत्यु बोला जाए तो ये कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि लगभग सभी ऑप्शन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ जो रिलेटेड है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप चुपचाप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को भी देख करके चले जाइएगा तो आप बोलिएगा कि हाँ सर, बहुत सारा क्वेश्चन आपके वीडियो से आया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी द हेग और डी काठमांडू। तो सही आंसर है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए संयुक्त राष्ट्र का UNO का मुख्यालय कहाँ है तो कहाँ पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आँख, बी गुर्दा, सी गला और डी मस्तिष्क। ठीक है, तो डिप्थीरिया से दोस्तों ये गला प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, बी है शरत चंद्र और सी मैथिली शरण गुप्त है और डी फणीश्वरनाथ रेणु है। तो सही आंसर है दोस्तों श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र। दोस्तों 10 नंबर का आपको हिंदी पूछ सकता है या फिर 5 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का हिंदी पूछा तो आप अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे सिंसियर होकर के तो 10 में आप 8 नंबर का जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश भी पूछता है 10 नंबर का बिहार पुलिस में, तो आप वहाँ भी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे सिंसियर होंगे तो कम से कम 8 क्वेश्चन वहाँ भी आप कर ले जाइएगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसा भी होता है कि 10 नंबर में ही दोनों को पूछ लिया जाता है, 5 नंबर हिंदी और 5 नंबर इंग्लिश। ये सिचुएशन और एग्ज़ाम के हिसाब से ये वेरी करता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश पूछेगा ही पूछेगा, तो आप उसे भी ठीक से पढ़ें दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किससे निरूपित करती है। ठीक है, तो ए में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बी में है देश में आपातकाल लागू करना, सी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और डी में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये धारा 370 जो है वो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। ठीक है, जिसे अभी मोदी जी ने हाल ही में 2019 में इसे ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ में। ऑप्शन ए चौथी, बी छठी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची और डी 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो कभी भी भारतीय संविधान का जो संबंध है भाषा के साथ में किस अनुसूची का संबंध है तो ये 8वीं अनुसूची होता है। कौन सा अनुसूची होता है, 8वीं अनुसूची होता है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात करें वहीं पे हम चौथी अनुसूची। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में ये जितना भी राज्य है और प्लस यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं क्या, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को बताता है। जितने भी राज्य है और यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है उनका राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, यह चौथी अनुसूची में आपको मिलेगा देखने को। और छठी अनुसूची की बात करें हम तो छठी अनुसूची में ये एक फार्मूला होता है ATM स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ए का मतलब होता है असम, टी का मतलब त्रिपुरा और एम से मिजोरम और मेघालय होता है। ठीक है, तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्य के जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, वहीं बात करें हम 7वीं अनुसूची को तो यहाँ पे संघ और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारा को लेकर के उल्लेख किया गया है। किसमें, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जानने को मिल गया साथ में। और भाषा की बात करें तो किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में कि क्वेश्चन नंबर 14 है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है।
तो ये सिंपल सा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है सोडा वाटर बनाने के लिए। ठीक है, जितना भी हम जो ठंडा पेय कोल्ड ड्रिंक्स ये सब होता है उसमें हम जितना भी आप इस तरह का कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, ठीक है, जितना भी देखते हैं आप इसमें CO2 गैस भरा होता है। ठीक है, क्या होता है, CO2 गैस भरा होता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी सोडा वाटर टाइप का भी पेय पदार्थ होता है वहाँ भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए इम्फाल, बी गैंगटोक, सी शिमला और डी ईटानगर। ठीक है, सही ऑप्शन जो होगा वो इम्फाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इम्फाल होगा। बाकी ये सब, गैंगटोक किसकी राजधानी है? ये सिक्किम आप जानते हैं। ठीक है, ईटानगर किसका राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश। और शिमला ये आप हमें बताइएगा कमेंट में लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है वित्त आयोग, बी है योजना या आयोग, सी है संसद और डी है निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किस पर दी गई है? ठीक है, तो ये योजना आयोग होता है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा क्या? योजना आयोग, जिसका स्थापना जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। किसका? योजना आयोग का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एजरा कप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी पोलो और डी बैडमिंटन। ठीक है, तो एजरा कप हो, वाकर कप हो, इस टाइप का जितना भी खेल है, ठीक है, उनका संबंध पोलो से है। किससे है? पोलो से है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है थॉमस एल्वा एडिसन, बी है JL बियर्ड, सी है चार्ल्स बेबेज और डी है मार्कोनी। ठीक है, तो सही ऑप्शन है मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। बात करें थॉमस एल्वा एडिसन की, तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। वहीं पे हम बात करें JL बियर्ड, ठीक है, या इनको हम WL बियर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इनका योगदान किसके आविष्कार में रहा है। और बात करें हम चार्ल्स बेबेज की, ठीक है, तो ये आप समझ लें कि ये इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के ये जनक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है नेकचंद, बी है कार्बूजियर, सी उस्ताद ईसा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को बनाने वाले नेकचंद हैं। ठीक है, नेकचंद ब्रदर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश का था? ठीक है, ऑप्शन है रूस ए में, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में भारत और डी में अमेरिका। तो सही आंसर जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। कोलंबिया स्पेस शटल जो था वो कहाँ का था? अमेरिका का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन ए एक्यूमुलेट, बी एक्वायर्ड, सी एक्यूट और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को भारत में कौन रेगुलेट करता है, कौन इसको हैंडल करता है? तो ये सेबी। ठीक है, कौन करता है? सेबी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। पीतल किसका मिश्र धातु है? ठीक है, पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा व टीन, बी है तांबा व निकेल, सी तांबा व जस्ता और डी है जस्ता व टीन। ठीक है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कॉपर और जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक हो जाएगा, मतलब तांबा और जस्ता। वहीं पे अगर हम बात करें तो तांबा और टीन, ठीक है, तांबा और टीन ये किसका मिश्र धातु है? तो ये कांसा है। ये क्या है? कांसा, मतलब कांसा जो बनाया जाता है वो, कांसा जो होता है वो Cu+Sn से बनता है, कॉपर और टीन से। वहीं बात करें हम Cu+Ni, ठीक है,
Cu+Na। कॉपर और निकल का जो मिश्र धातु होता है जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको बोलते हैं मोनल मेटल। कौन सा मेटल? मोनल मेटल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? मोनल मेटल बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे बात करें हम जिंक और टीन का, ठीक है, तो ये कोई खास ये कुछ उस तरह का मिश्र धातु नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल, डी हीरा। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हीरा हो जाएगा। हीरा जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अप्रूप होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का क्या होता है? अप्रूप इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं हम? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है कौन? अम्ल, ए में अम्ल, बी में भस्म, सी में क्षार और डी में लवण। ठीक है, तो इनमें से अम्ल जो होता है दोस्तों वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और भस्म जो होता है, ठीक है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर एक सूचक होता है। क्या होता है? एक सूचक होता है जिससे हम किसी भी एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं या साल्ट को टेस्ट करते हैं। ये जो लिटमस पेपर होता है ये अलग अलग अम्ल और क्षार के प्रेजेंस में ये अपना रंग बदलता है। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में अवतलोत्तल लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष किसको बोलते हैं। ये मानव नेत्र का वैसा दोष होता है जिसमें दूर का वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम? किस लेंस का करेंगे? तो ये उत्तल लेंस का करेंगे। किसका करेंगे हम? उत्तल लेंस का करेंगे। ठीक है, नज़दीक का वस्तु दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, इस कारण से क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रतिबिंब का रेटिना पे बनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये रेटिना होता है। ये क्या होता है? रेटिना होता है मानव आँख में। ठीक है, तो रेटिना के पीछे बन जाता है जो पर्दालाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मान लीजिए मानव आँख है। ठीक है, तो यही रेटिना होता है जो साइड में आप देख रहे हैं ना, यही रेटिना है। तो प्रतिबिंब यहाँ बनना जरूरी है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो प्रकाश की किरण जो होती है वो रेटिना के बाद पीछे जाकर मिलती है, वो इसके कारण से सिकुड़ करके रेटिना पे आकर के फिर मिलती है, जिससे हम स्पष्ट वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर निकट दृष्टि दोष रहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, अर्थात ये जो हो जाएगा 1/10³ मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसे मिलीमीटर में अगर आप बदलना चाहेंगे मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। और माइक्रोन की बात करें तो ये हमने बता दिया था 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं या फिर 1 माइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 10⁻6 मीटर होता है। और मिलीमीटर में हम बात करेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 10⁻³ मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 0.001 mm लिख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह ए बाहर की ओर झुकता है, बी भीतर की ओर झुकता है, सी किसी ओर नहीं झुकता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त मेरे, आप देखिएगा कभी भी कि ये इस तरह का अगर सड़क है, इस तरह का सड़क है, अगर कोई साइकिल से छोटू जा रहा है, ठीक है, और इस तरह का अगर वृत्ताकार पथ है, थोड़ा सा मोड़ आ गया है, तो आप देखिएगा कि साइकिल चलाने वाला जो सवार है ना वो थोड़ा सा इधर झुक जाता है। ठीक है, इधर झुक जाता है, सेंटर की तरफ झुक जाता है, वृत्त के केंद्र की तरफ। क्यों झुक जाता है? ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। बैलेंस कैसे कर सकता है? बैलेंस कैसे हो सकता है? झुकने से उसको
रिक्वायर्ड जितना ज़रूरी केंद्रीय बल चाहिए, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको, आप केंद्रीय बल बोलते हैं, वो मिल जाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वेग हो जाएगा और r हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, वृत्तीय पथ का त्रिज्या। तो कभी भी साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो भीतर की ओर झुकता है। किधर झुकता है? भीतर की ओर। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच खाली स्थान गति को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच में जो गति रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कक्षीय गति होता है। कौन सा गति होता है? कक्षीय गति होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी हरियाणा, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसीलिए इस मध्य प्रदेश को हम, एमपी को हम सोया सिटी बोलते हैं। कौन सा सिटी बोलते हैं? सोया सिटी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा सिटी बोलेंगे हम? सोया सिटी बोलेंगे हम। किसको? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में, इग्नियस चट्टान में, मेटामॉर्फिक चट्टान में, और इनमें से कोई नहीं। कभी भी बात किया जाए पेट्रोलियम का तो ये हमेशा सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जिसको बोलते हैं, या आप सादी चट्टान जिसको बोलते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर तल छट्टी में, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े मरते हैं, जीवाणु ये सब मरते हैं, और बहुत सारे जो जीव जंतु मरे हैं, ठीक है, मरने के बाद उनका जो जीवाश्म होता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर, काफ़ी उच्च तापमान और दबाव की उपस्थिति में ये सब अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। और परिवर्तित होने के दौरान यही सेडिमेंट्री चट्टान में बदल जाते हैं, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं हम गंदगी का चट्टान, ठीक है, उसमें बदल जाते हैं, ठीक है। और ख़ास करके बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं, बहुत सारे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा होते हैं, ठीक है, या जानवर, जिनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिला, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, ठीक है, और बाहर के हवा से उनका संपर्क कट गया तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। किसमें? लिक्विड स्टेट में, मतलब द्रव में बदल जाते हैं, और बदल करके उसी सेडिमेंट्री चट्टान में, अवसादी चट्टान में स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी पेट्रोलियम को पाया जाता है तो कहाँ पे? सेडिमेंट्री बेसिन में, जिसको ऑप्शन नंबर ए हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री बेसिन में। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, डी में। इस तरह के क्वेश्चन जितना भी रहे तो सब में आप आँख मूंद करके प्रधानमंत्री ऑप्शन मार सकते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद हो या विकास परिषद हो, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद हो, इन सब की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, बी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और सी में लाला लाजपत राय, और डी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो महात्मा गांधी इंडिया में आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, बिता करके अपना समय वहाँ से बैरिस्ट्री पढ़ करके और केस लड़ करके, तो बहुत जल्दबाजी में थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही उनको बोले थे कि अगर भारत की राजनीति में आपको सक्रिय होना है तो पहले आपको भारत को समझना पड़ेगा, आप भारत में रहे नहीं हैं। तो उनके कहने पे गांधी जी ने लगभग 2 साल जो है ना पूरे भारत को भ्रमण करके देखा और समझा परखा, तब जाकर के उन्होंने भारत की राजनीति में सक्रिय होना शुरू किया। ठीक है, खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 34, लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम का ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये मध्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बाबर, बी में अकबर, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी में इल्तुतमिश। तो ये सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक इसको बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का संस्थापक। और गुलाम वंश का स्थापना जो हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था, यही कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा कि
इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा दान करता था धन और संपत्ति का, पैसे का, ठीक है। इसलिए इसको मतलब आप कह सकते हैं कि लाखों में दान करता था, इसलिए इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? लाख बख्श हम बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो इसी ने बनवाया था। क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो यही लाख बख्श ने। उसके बाद कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो यही हो जाएगा आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, ठीक है। कभी भी देश में अगर आपातकाल लागू हो जाए, ठीक है, तो हमेशा मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये निलंबित करने वाला कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें से आपको सॉरी, ये सर्वोच्च न्यायालय लागू करता है, राष्ट्रपति निलंबन करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबन करते हैं आपातकाल की स्थिति में। और इसमें आप ये भी आप जानिए कि अनुच्छेद 359 के तहत जो है ना, राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन करते हैं। इसमें से केवल दो जो मूल अधिकार होता है, एक 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितना भी मूल अधिकार होता है, ठीक है, उसका उल्लंघन कर दिया जाता है। वो मतलब कि बैन कर दिया जाता है। केवल दो मूल अधिकार जो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, उसको छोड़ करके। और ये कौन करते हैं निलंबन? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 359 के तहत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा होता है, ठीक है। कभी भी राज्य के बारे में बोला जाए कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए है अटॉर्नी जनरल, बी है एडवोकेट जनरल, सी है सॉलिसिटर जनरल और डी है विधि विभाग का महासचिव। तो हमेशा कभी भी किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी क्वेश्चन पूछे तो हमेशा आंसर जो हो जाएगा वो एडवोकेट जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। ये राज्य सरकार का कानूनी प्रवक्ता होता है, ठीक है, या राज्य सरकार को आप कहें कि ये कानूनी सलाह देता है। कौन? एडवोकेट जनरल। और ये अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के केस में आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट, बी है भावभूति, सी है नारायण पंडित और डी है विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के लेखक जो हैं वो नारायण पंडित, ठीक है। कौन थे? नारायण पंडित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 38, बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज, सी में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डी है काला बाजार, ठीक है। तो ये जो शब्द है बुल एंड बियर, ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? स्टॉक एक्सचेंज से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1956, बी है 1957, डी है 1964 और सी 1964 और डी में 1963, ठीक है। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में कि रैंड किस देश की मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी में स्वीडन और डी में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सही आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है ये डॉलर हो जाता है। क्या हो जाता है? डॉलर। और स्वीडन का कोरोना, स्वीडन का मुद्रा क्या हो जाएगा? ये कोरोना बीमारी नहीं दोस्तों, कोरोना, ठीक है। स्वीडन का मुद्रा क्या हो जाएगा? कोरोना। ये VVI क्वेश्चन आप इसे ध्यान में रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है टोक्यो, बी है वियना, सी में रियो डी जेनेरियो और डी में जेनेवा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी रियो डी जेनेरियो, ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो सिटी में हुआ था और 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 11 जुलाई, सी 21 जुलाई और डी 1 जून को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ में अगर हम देख लें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को
विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है। वही अगर 21 जुलाई की बात करें तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और 1 जून की बात करें हम कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही विश्व योगा दिवस, विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप हमें बताइए, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, ये 21 जून को, कितने को? 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामक, बी है भोजक, सी है ज्येष्ठक और डी है ग्रामपति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, क्या है? 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को हम क्या बोलते थे? ऑप्शन ए मलिक, बी खान, सी सरखेल और डी सिपाहा सलार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को हम खान कहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में कि डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था, ठीक है। डेल्फ नामक डच नौका था जो 1605 ईस्वी में कहाँ पहली बार उतरा था? ऑप्शन नंबर ए मसूलीपट्टनम, बी निजामपट्टनम और सी तैगनपत्तनम और डी कावेरीपत्तनम। तो ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। यहाँ पे डेल्फ नामक डच नौका 1605 ईस्वी में लंगर डाला था, ठीक है। ये डच का नाव था। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य वंश, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन और डी सत्रह, ठीक है। सही आंसर जो जाएगा वो हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था दोस्तों कि गुलाम वंश का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कब? 1206 ईस्वी में, ठीक है। 1206 ईस्वी में। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी? बी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ए में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त और बी बंगाल का विभाजन, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड या डी उपर्युक्त सही, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। कौन सा दिन? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जिसमें जनरल ओडायर ने लगभग बोला जाता है कि 1000 आदमी भीड़ में शामिल थे और उसमें लगभग 300 आदमियों को उसने गोली से मरवा दिया था, ठीक है। वहीं बात करें बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ये कौन लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये अस्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या था दोस्तों कि इसने जो जमींदारी प्रथा लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उसमें इसने ज़मींदारों को जितना भी लगान ज़मींदार लोग वसूल करते थे उसका 10/11 भाग, मतलब आप ये कह लीजिए कि 90% जो होता है ना, 90% भाग अंग्रेज़ों को देना था और 10% भाग ज़मींदार रखता। 10% भाग कौन रखता? ज़मींदार। तो पूछा जाएगा कि आपसे अस्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इसमें ज़मींदारों को कितना लगान देना था अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो 90% हो जाएगा, ठीक है। कितना? 90%। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी बंगाल का विभाजन कब हुआ, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो क्या आपके पास जवाब होगा, ठीक है। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और ये जो हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन जो था वो प्रभावी हो गया था और ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड तो हो ही गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 की 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसी स्वशासन आंदोलन को हम बोलते हैं होम रूल लीग। क्या बोलते हैं? होम रूल लीग, ठीक है।
तो 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? किसने होम रूल लीग को जन्म दिया? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है टी प्रकाशम, सी एनी बेसेंट और डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में किन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी है तात्या टोपे और सी है कुंवर सिंह और डी है नाना साहिब। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नाना साहब जो थे वो 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ये झांसी में क्या कर रही थी? इसी 1857 के विद्रोह को लीड कर रही थी। तात्या टोपे ये भी कानपुर में। ठीक है, ये भी कहाँ पे? कानपुर में। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो उनका मूल नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। वहीं कुंवर सिंह की बात करें तो ये बिहार के पटना में जो जगदीशपुर है ना, ये जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को लीड कर रहे थे। ठीक है, ये भी यही क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बिहार में जगदीशपुर में कौन 1857 के विद्रोह को लीड कर रहे थे? तो कौन? कुंवर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए में ब्योमोस चंद्र बनर्जी और बी में एलन एक्वाटियम ह्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ये ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, ये भी आई क्वेश्चन है, आप इसे हमेशा ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में ब्योमोस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उसमें भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो मैं बता दूं कि जिस समय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमोस चंद्र बनर्जी और कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, उसके बाद 53 है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? ए में द्विराष्ट्र सिद्धांत, बी में भारत का सांप्रदायिक विभाजन, सी में पाकिस्तान की मांग और उपयुक्त डी में सभी। तो जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में, ठीक है, उस समय इनमें से कोई भी ऑप्शन में उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनके पास ना तो हिंदू द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, ना ही भारत का सांप्रदायिक विभाजन करना था उनका उद्देश्य, और ना ही पाकिस्तान की मांग करना था। मतलब वहाँ पे बस आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके लड़ना ही उनका मुख्य उद्देश्य था, बाकी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं उनका मांग उस समय पे था। बाद में ये सब मांग हो जाता है उनका कि द्विराष्ट्र हमको चाहिए, एक अलग पाकिस्तान नाम का राष्ट्र चाहिए, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी उसी बहाने हो जाए, और पाकिस्तान का ये मांग कर ही रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 में कोई भी अल्पसंख्यक जो है ना वो अपना स्कूल कॉलेज ये सब खोल सकता है, उसके लिए वो एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, तो वहाँ पर उनके हितों की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 32 आप जानते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय इसी अनुच्छेद के तहत जो है ना ये रीट जारी करता है मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के। अनुच्छेद 19 आपको पता है ये क्या है? ये व्यक्तिक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है, और अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, तो मूल अधिकार जो है ना दोस्तों, ये मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कहाँ पे? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो आप देख लें कि यहाँ पे ऑप्शन 1 बी में अनुच्छेद 12 से 35 है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पारा, बी है ओजोन, सी है वायु और डी है अमोनिया। ठीक है, पारा
पारा की बात करें तो ये तत्व है, पारा क्या है, तत्व है। वहीं पे ओजोन की बात करें तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे रट लें या लिख लें। ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है, और ये एक मॉलिक्यूल है, अर्थात ये अणु है। ये क्या है, अणु है। वायु की बात करें तो वायु में बहुत सारा गैस मिला हुआ है जिसको हम मिश्रण बोलते हैं। बच जाता है एक ऑप्शन डी, अमोनिया, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है NH3। यही क्या है, यही यौगिक है, यही क्या है, यौगिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 57 है, पीलिया किस अंग का रोग है, पीलिया किस अंग का रोग है। ऑप्शन ए अमाशय, बी यकृत, सी आंत और डी तंत्रिकाएं, ठीक है। तो पीलिया जो होता है वो लीवर से संबंधित होता है, सही ऑप्शन यकृत हो जाएगा। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। ये मिलान करना है कि ए सुटेबल बॉय किस राइटर की कृति है, ठीक है, किस लेखक की कृति है। ट्रेजर आइलैंड किस लेखक की कृति है। शाहनामा किसने लिखा है। राज तरंगिणी किसने लिखा है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ए सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ ने लिखा है, ठीक है। और ट्रेजर आइलैंड RL स्टीवेंस ने लिखा है, ठीक है। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है और राज तरंगिणी को कल्हण ने लिखा है, ठीक है। तो इस अनुसार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। वित्त आयोग है एक, ठीक है। वित्त आयोग कैसा संस्था है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए निजी संस्था, बी संवैधानिक संस्था, सी संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाने वाली एक संस्था, या डी में से कोई नहीं। तो वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और वित्त आयोग जो है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। कहाँ पे, 280 में। और वित्त आयोग का जो गठन करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इतना आप VVI क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा और वन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ए में समवर्ती सूची, ए में समवर्ती राज्य, बी में समवर्ती, सी संघ सूची और डी में समवर्ती संघ, ठीक है। तो शिक्षा और वन जो होता है ना, ये समवर्ती सूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राज्य का भी कानून चलता है और किसका, संघ का भी कानून चलता है। दोनों मिल करके अपना अपना कानून चलाते हैं। लेकिन अंतिम फैसले की बात आए तो अंतिम फैसला जो होगा वो भारत सरकार का होगा, अर्थात संघ सरकार का होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार में BPSC TRE 3 को लेकर के, BPSC TRE एग्ज़ाम को लेकर के डोमिसाइल लागू करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर स्टेट चाहेगी, बिहार सरकार चाहेगी तो डोमिसाइल वो लागू कर सकती है। लेकिन अगर फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल देती है कि नहीं लागू होना है, तो बिहार सरकार चाह करके भी डोमिसाइल फिर लागू नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे दोनों का वहाँ पे कानून चलता है, ठीक है, या ये बात आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। ए में एडमंडसन है, बी में जिंको तेबई है, सी में रॉबर्ट पियरी और डी में यूरिन गागरिन है, ठीक है। सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी बंगलौर, सी कोलकाता और डी वाराणसी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस किए हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है वो वाराणसी में है। और इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ पे बनाया जाता है, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, चित्तरंजन में। कहाँ पे, चित्तरंजन में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में आप देख सकते हैं, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1800 रुपये के साधारण ब्याज से इतना कम है तो समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप जो फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ये आप फार्मूला लगा लें, यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यदि एक राशि ब्रिजेश एवं सुरेश के बीच में 4:5 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ये सभी मैथ का क्वेश्चन हम हल कर देंगे दोस्तों, मैं बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में आपको सही से पता लगेगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। अगले सेट से मैं चाहूँगा कि मैथ के क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूँ, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट करें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि छोटे स्क्रीन पर लिख पाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके जी इसका कौन सा क्वेश्चन हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी,
अब इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश आता है, ठीक, और मैथ आता है। तो मेरे ख्याल से हिंदी आप जानते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानते होंगे और मैथ तो आप लोग जानते होंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर भी अगर आप बोलिएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इस स्क्रीन पे ही मैथ को भी लिख करके समझा दूँ, ठीक है। तो ये बिहार उत्पाद कांस्टेबल परीक्षा का जितना भी जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर दिया, बल्कि और मैंने ज़्यादा कर दिया। जो ऑप्शन में भी क्वेश्चन रिलेटेड होते थे मैंने उनको भी पूरा किया है दोस्तों। और आप हमें बताएं कि कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो भी आप बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि कम, फिर मैं बहुत ज़्यादा मैं रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं बताऊँ, चुपचाप जो वन लाइनर है, जो आंसर है, मैं उसी को डिस्कस करता चलूँ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट हो आप जानें, क्योंकि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आ जाए वो आपको पता नहीं है, ठीक है, नहीं कहा जा सकता है। तो हो सकता है वीडियो इस कारण से कुछ लंबा हो, ठीक है, पर आप बर्दाश्त करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट सीरीज़ कल फिर रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से मैं पूरा का पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है बिहार पुलिस में वो मैं सब करा दूंगा। आपको कहीं से भी कोई नोट्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई क्लास लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो को देख करके भी चले जाएंगे। और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अपने तरफ से साइंस को अच्छा रखें, क्योंकि साइंस में आप जान के चलिए कि चाहे आज के समय में चाहे रेलवे हो, रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, ठीक है, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, ठीक है, या फिर आरआरबी एएलपी हो, ठीक है, या टेक्नीशियन हो, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम में दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो साइंस होता है, ठीक है, या फिर बीपीएससी की मैं बात करूँ, बीपीएससी टीचर या बीपीएससी ऑफिसर एग्ज़ाम, साइंस जो होता है कम से कम 30 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। कितना? 30 क्वेश्चन का। और बिहार पुलिस की बात करें, हम किसकी बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, तो यहाँ भी आपको अगर किस्मत अच्छा रहा तो 30 क्वेश्चन जरूर साइंस में देखने को मिलेगा। अगर 30 क्वेश्चन साइंस में मिलता है, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आप मैथ बना लेते हैं तो आप आराम से 50 से 60 नंबर बना सकते हैं और इतना में आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आपको जीके पढ़ना है थोड़ा बहुत, तो लूसेंट का जो विविध पोर्शन होता है ना, ये आप पढ़ करके चले जाएँ, थोड़ा बहुत करेंट, आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी जीके जीएस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा जीके जीएस नहीं आने जाना है जितना मैं यहाँ पे डिस्कस करा दे रहा हूँ ऑप्शन के साथ में भी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।